नमस्कार छात्रों, मैं गिरीश भाई पटेल, सहायक प्राध्यापक समाज कार्य, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, मध्य प्रदेश। आज मैं आपके साथ ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कोविड-19 की वजह से आपकी रेगुलर कक्षाएं संचालित ना हो पाने के कारण कॉलेज संचालक एवं उच्च शिक्षा के निर्देशानुसार आपको ऑनलाइन के माध्यम से अध्यापन का कार्य कराया जा रहा है और आप घर में रहकर सुरक्षित रहकर इस अध्यापन का लाभ उठाएं। ये कोविड-19 अभी इस दौर में है। कोविड-19 के लिए जून और जुलाई का महीना और कठिन रहेगा, अतः आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। इस समय हमारे कई प्रवासी मध्य प्रदेश के बाहर जो निवासरत थे, मध्य प्रदेश के निवासी, वो अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। तो आप उनसे कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, लगभग 14-15 दिन के लिए थोड़ा दूरी बनाकर रखें। अगर आपके पास ऐसे लोग आए हैं, लेकिन उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे आज अपने टॉपिक के बारे में, सामाजिक नीति नियोजन एवं विकास से संबंधित विकास के क्षेत्र के बारे में, डेवलपमेंट सेक्टर्स। तो डेवलपमेंट सेक्टर्स में कई क्षेत्र हैं, जैसे शिक्षा, ग्रामीण, नगरीय, इंडस्ट्री, स्वास्थ्य, ये सारे क्षेत्र हैं विकास के। हम आज बात करेंगे शिक्षा के विकास के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, किस प्रकार से भारत में या इंडिया में शिक्षा का विकास हुआ। चलिए, प्रारंभिक 60 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशुद्ध व्यावसायिक कंपनी थी, जिसका उद्देश्य केवल व्यापार करना था और लाभ कमाना था, तथा देश में शिक्षा को प्रोत्साहित करने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। इन वर्षों में शिक्षा के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु जो भी प्रयास किए गए, वे व्यक्तिगत स्तर पर ही किए गए थे। इन प्रयासों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। सन 1781 में वॉरेन हॉस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था मुस्लिम कानूनों तथा इससे संबंधित अन्य विषयों को उनके मदरसे यानी धार्मिक शिक्षा को बढ़ाना था। इसके पश्चात सन 1971 में बनारस में ब्रिटिश रेसिडेंट जॉनसन डंकर ने प्रयत्नों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया। इसका उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था। वर्ष 1800 में लॉर्ड वेलेज़ली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज में अधिकारियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा रीति रिवाजों की शिक्षा दी जाती थी। कलकत्ता मदरसा एवं संस्कृत कॉलेज में शिक्षा पद्धति का ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया, कंपनी को ऐसे शिक्षित भारतीय नियमित तौर पर उपलब्ध कराया जा सकें जो शास्त्रीय और स्थानीय भाषाओं के अच्छे जानकार हों तथा कंपनी के कानूनी प्रशासन में उनकी मदद कर सकें। न्याय विभाग में अरबी, फारसी और संस्कृत के ज्ञाताओं की आवश्यकता थी, ताकि वे लोग न्यायालयों में अंग्रेज न्यायाधीशों के साथ परामर्शदाता के रूप में बैठ सकें तथा मुस्लिम एवं हिंदू कानूनों की व्याख्या कर सकें। भारतीय रियायतों के साथ पत्र व्यवहार के लिए भी कंपनी को इन भाषाओं के विद्वानों की आवश्यकता थी। इसी समय प्रबुद्ध भारतीयों ने एवं मिशनरियों ने सरकार पर आधुनिक धर्मनिरपेक्ष एवं पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए दबाव डालना प्रारंभ किया। प्रबुद्ध भारतीयों ने निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से ही देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दुर्बलता को दूर किया जा सकता है। मिशनरियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार में भारतीयों की उनकी परंपरागत धर्म में आस्था समाप्त हो जाएगी तथा वे ईसाई ग्रहण कर लेंगे।
1813 के चार्टर एक्ट में प्रशंसनीय शुरुआत की गई। इस चार्टर एक्ट में भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रारंभ करने, उन्नत करने जैसे उद्देश्यों को रखा गया। इस उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, किंतु इस राशि को व्यय करने के प्रश्न पर विवाद होता रहा और 1823 तक यह राशि उपलब्ध नहीं हो पाई थी। इस बीच कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने व्यक्तिगत स्तर पर अपने प्रयास जारी रखे तथा शिक्षा के विकास एवं शिक्षा संस्थानों की स्थापना के लिए बहुत बड़ा अनुदान भी दिया। इसमें राजा राम मोहन राय का नाम अग्रणी है। उन्होंने 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए भारी अनुदान दिया। शिक्षित बंगालियों द्वारा स्थापित इस कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती थी तथा पाश्चात्य विज्ञान और मानविकी पढ़ाई जाती थी। सरकार ने कलकत्ता, आगरा, बनारस में 3 संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। इसके अतिरिक्त यूरोपीय वैज्ञानिक पुस्तकों के प्राच्य भाषाओं में अनुवाद करने के लिए भी अनुदान दिए। आंग्ल प्राच्य विवाद, हम बात करते हैं आंग्ल प्राच्य विवाद के बारे में। लोक शिक्षा की सामान्य समिति में 2 दल थे। एक दल प्राच्य शिक्षा समर्थक था और दूसरा आंग्ल शिक्षा समर्थक। प्राच्य शिक्षा समर्थकों का तर्क था कि जहां रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां इनके स्थान पर परंपरागत भारतीय भाषाओं एवं साहित्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरी ओर आंग्ल शिक्षा समर्थकों में शिक्षा के माध्यम को लेकर विवाद हो गया तथा वे 2 भागों में विभाजित हो गए। एक भाग शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा बनाए जाने पर जोर दे रहा था, तो दूसरा भाग शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा को बनाए जाने का पक्षधर था। अब हम बात करते हैं आंग्ल लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र 1835 का। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य लॉर्ड मैकाले ने आंग्ल दल का समर्थन किया। 2 फरवरी 1835 को अपने महत्वपूर्ण स्मरण पत्र में उन्होंने लिखा कि सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनज़र पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम रूप में अंग्रेजी ही सर्वोत्तम है। मैकाले ने कहा कि भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है। उसने भारतीय शिक्षा पद्धति एवं साहित्य की आलोचना करते हुए अंग्रेजी भाषा का पूर्ण समर्थन किया। मैकाले के इन सुझावों के पश्चात सरकार ने शीघ्र ही स्कूलों एवं कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया तथा बड़े पैमाने एवं अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। इस प्रकार सरकार जनसाधारण वर्ग के एक तबके को शिक्षित कर एक ऐसी श्रेणी बनाने की थी जो रक्त एवं रंग से भारतीय परंतु विचार, नैतिक मापदंड, प्रज्ञा, इंटेलेक्ट एवं प्रवृत्ति से वो अंग्रेज हों। इस प्रकार पाश्चात्य विज्ञान तथा साहित्य का ज्ञान जनसाधारण तक पहुंच जाएगा। इस सिद्धांत को अधोगामी प्रिवेशन सिद्धांत के नाम से जाना गया। चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854। सर चार्ल्स वुड जो अर्ल ऑफ एबरदीन की मिलीजुली सरकार में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, 1854 में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला चार्ल्स वुड का यह डिस्पैच भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित पहला विस्तृत प्रस्ताव था, जिसकी कई सिफारिशें थीं, जिनमें से मुख्य थे कि वह जनसाधारण की शिक्षा की उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे। इस प्रकार अधोगामी विप्रेशन सिद्धांत कम से कम कागजों में ही सिमट रह गया। इसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल शिक्षा का स्तर माध्यम देसी भाषा को बना जाने का सुझाव दिया। इसने इस बात पर बल दिया कि सरकारी शिक्षा संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो।
इसने इस बात की भी घोषणा की कि सरकार की शिक्षा का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार हो। अब हम बात करते हैं हंटर शिक्षा आयोग का, जो कि 1882 से 83 तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक योजनाओं की उपेक्षा कर दी गई थी। वर्ष 1870 से जबकि शिक्षा प्रांतों में स्थानांतरित की गई तो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की स्थिति और खराब हो गई। इसके मुख्य सुझाव थे: सरकार को प्राथमिक शिक्षा के और विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। यह शिक्षा उपयोगी विषयों तथा स्थानीय भाषा में हो। माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड होने चाहिए: साहित्य विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तथा व्यावहारिक विद्यार्थियों के व्यावसायिक व्यापारिक भविष्य निर्माण के लिए। इसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में गठित हुआ। फिर नई शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव आया 1913 में। तत्पश्चात सैडलर विश्वविद्यालय आयोग फिर बना 1917 से 1919 तक। इसके पश्चात हार्टोग समिति 1929 में, मूल शिक्षा का वर्धा योजना 1937 में आया, जो कि इसके अंतर्गत निम्न सुझाव दिए गए थे: पाठ्यक्रम में आधार दस्तकारी को सम्मिलित किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के प्रथम 7 वर्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए तथा यह शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। कक्षा 2 से 7 तक की शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा कक्षा 8 के पश्चात दी जानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे शिक्षा के विकास में स्वतंत्रता के पश्चात क्या विकास हुआ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।